तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने ICG GD के दोस्तों के लिए लेकर आया हूं अरिथमेटिक का मॉडल पेपर। लगातार हम लोग मॉडल पेपर लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप समझ लीजिए, मॉडल पेपर उतना ही ज़रूरी है जैसे एक स्वस्थ आदमी के लिए दाल में नमक का होना ज़रूरी होता है। पूरी जानकारी के बाद अगर आपने मॉडल पेपर पे अच्छे से काम नहीं किया तो फिर बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। बिना देर किए पहला सवाल, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 40 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो एक तो 41 है, एक 43 है, सही ना, और एक आपकी क्या है 47 है। 41, 42, 43, 45, 4, तो कुल मिला के 47 के बाद 48, 49 नहीं, तो कुल मिला के कितनी संख्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक बात समझिए, प्राइम नंबर्स को गिनने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता हमारे पास, गिनना ही पड़ता है। जैसे 40 के बाद 41 क्या है? अभाज्य संख्या। 42 नहीं है, 43, 43 क्या है? अभाज्य संख्या, किसी से कटने वाली नहीं है। फिर हमने देखा 44 तो है भाज्य, 45, 46, 47 भी किसी नहीं कटने वाली। तो कुल कितनी संख्या है? 3 संख्या है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 0.45 बार का सवाल है आपका, आवर्त दशमलव का। तो आवर्त दशमलव का केस अगर ऐसा हो जिसमें कुछ अंकों पर बार लगा रहे और कुछ अंकों पर बार ना लगा रहे, तो हम संख्या से दशमलव और बार दोनों को पहले हटा लेते हैं। संख्या से दशमलव और बार दोनों को हटा लेते हैं, फिर उतना घटा लेते हैं जिस पर बार नहीं लगा है। उतना घटा लें जिस पर बार नहीं लगा है, उतने 9 लगा दे जितने अंकों पर बार है, और उतने 0 लगा दे जितने अंकों पर बार नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर 3 बार 9। तो अगर 45 235 से 35 घटाते 45 200 आता, 10 और घटा रहे हैं तो 45 190 आने वाला है। 45 190 के नीचे 999 के बाद 2 0 है। तो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 45 19। कितना रहा है? 45 19 के बाद ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या है? आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर कौन सी होती है? 2 or more than 2 नंबर हैविंग SCF 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी संख्याएं जिनका SCF 1 हो, मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अगर हम देखें 15 और 141, तो 4 1 5 1 6 3 से कटने वाली संख्या है। 15 और 94, 9 4 13, 15 और ये नहीं हो सकती, 51 3 से कटेगी। तो इसका मतलब ये है आपका को प्राइम नंबर, इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल का भी आपके पास, डिविजिबिलिटी रूल पर आपका सही से हाथ चलना चाहिए, जिससे आप देखते ही समझ पाएँ। तो अगला सवाल देखिए, 2 संख्याओं का रेशियो दोस्तों, 2 संख्याओं का रेशियो 4:5 है और उनका जो SCF है ना, उनका SCF 6 है। तो जो LCM होगा वो कितना होगा? 4 × 5 × 6 होगा। तो आपका करेक्ट आंसर 120 आ जाएगा। यही सवाल का उत्तर है। अगर 2 संख्याएं x/y के रेशियो में हैं, उनका SCF H है, तो संख्याओं का LCM x × y × H होता है।
ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। एयरफोर्स नेवी आईसीजी की तैयारी करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको अगर आप अपना सिलेक्शन डेट श्योर करना चाहते हैं, मतलब एकदम से आप मुहर मार देना चाहते हैं मुझे सिलेक्शन लेना ही है, तो आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं। आप जुड़े एमकेसी से। हमारे नंबर्स 9696330033 पे कॉल करके आप किसी भी क्वेरी, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करें, अपना एडमिशन कराएं। दोस्तों हम आपको सेलेक्ट कराएंगे, इस वादे के साथ काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 73, 98 से 73 और 98 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 और 6 बचता है। तो यहाँ से 4 घटा लीजिए तो 69 आ जाएगा, यहाँ से 6 घटा लीजिए तो 92 आ जाएगा, और इसका HCF निकाल लीजिए। इसका क्या निकाल लीजिए? HCF। देख के लग रहा है 23 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 23। 23 से 69, 23 चौका 92, 23 से कटने वाली संख्या है ये, अर्थात कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 73, 73, 115, 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिसे समान शेष प्राप्त होता है। ये भी बहुत पेट सवाल है, दिमाग में नहीं आता। समान शेष का सवाल आएगा तो कैसे करेंगे? इन द केस ऑफ एचसीएफ वाले चैप्टर में द नंबर 73, 115 एंड 185 आर डिवाइडेड बाय नंबर, डिवाइडेड बाय अ नंबर टू लीव द सेम रिमाइंडर, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सच नंबर। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम दी गई संख्याओं का डिफरेंस ले लेते हैं। हम दी गई संख्याओं का क्या ले लेते हैं? डिफरेंस ले लेते हैं, और फिर उसका HCF निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं भैया? HCF। तो 27 नीचे है, 15 ऊपर है। 27, 15 मेरे हिसाब से 42 होगा। कितना होगा? 42। यहाँ पर कितना है आपका? यहाँ पर 70 है, और यहाँ पर कितना है? 27 नीचे है, 85 ऊपर है। तो 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 100, और कितना आपका? 12, 112। अब कौन ऐसा बंदा है जो 42, 70 और 112 का HCF नहीं बता देगा कि ये 14 होता है? देखिए एक बात समझिए दोस्तों, LCM HCF चैप्टर में अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं, मतलब आया हुआ कोई सवाल ना छूटे, तो 20 तक का टेबल बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपका वहाँ से लग जाएगा, और उसी में डिविजिबिलिटी रूल अगर 3 और 9 का, 7 का पता है, 5 का पता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगला सवाल, 3 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 6 प्लस 3 के पावर 7 प्लस 3 के पावर 8 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ कितना बचा? 1, यहाँ बचा 3, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का क्यूब। इसको सॉल्व करें, 3 की पावर 5 है, यहाँ कितना आया? 27 और 9, 27, 9 कितना? 36, 36, 3, 39, 1, 40। कितना आ गया? 40। अब इस 40 को डिवाइड करने वाला नंबर 10 है। बस काम खत्म हो गया। ये ऐसा प्रश्न आए, पहला टर्म कॉमन करते ही आपका काम बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? टाइम टेकिंग। आप जानते हैं कि आईसीजी के हमारे जितने भी प्यारे एस्पिरेंट हैं जो सिलेक्शन चाह रहे हैं, आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी समस्या टाइम का है। बहुत कम टाइम होता है। ये सवाल थोड़ा फसाऊ टाइप का होता है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। तो क्या करते हैं? ऑप्शन से ही जा सकते हैं, कोई और रास्ता तो है नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना हो गया? 72। यहाँ पे कितना हो गया? 9 7 63, ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया? 9 8 72, ये 72 हो गया, प्लस में है। और यहाँ प्लस में कितना है? माइनस का 7 है और प्लस का 13 है, ठीक है ना? तो 7 से 7 कट गया, जोड़ने पे 88 नहीं आया। एक बार देख लो, पहला ही ऑप्शन तो मिल गया था, पहला ही ऑप्शन बता रहा है कि काम बन गया है। कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, 63 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 7 प्लस लगा हुआ है, 9 8 जा 72 होता है 72। यहाँ पे क्या आपका माइनस का 7 है, माइनस का 7 और प्लस का 13 है।
प्लस का क्या आपका 13, तो 7 से 7 कट जाएगा, जोड़ के 88 नहीं आएगा। बस यही सही हो गया दोस्तों, और आगे जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा इत्तेफाक हर बार नहीं होगा, ये आप समझिएगा, ऐसा इत्तेफाक हर बार होने वाला नहीं है दोस्तों। अगर आप हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते हैं, मतलब आप हमसे दूर बैठे हुए हैं कहीं पर, या आप कहीं सर्विस करते हो, कोई काम करते हो जिससे आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, फिर भी आप सेलेक्ट होना चाहते हैं एयरफोर्स, नेवी, ICG में, तो आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं सबसे कम फीस में। सबसे अच्छा अगर कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके लिए आपके 7, 16, 17 सालों का अनुभव और जो टीम लगी हुई, एक से बढ़कर एक सारे टीचर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ प्रेस करना हो जाएगा, वाकई बहुत बेस्ट टीम लगी हुई आपके साथ, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन भी। एक व्यक्ति ने 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 18 की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की औसत चाल। आपको पता होना चाहिए औसत चाल जो होती है, क्या होती है औसत चाल, तो आप बताएंगे औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्त, कुल दूरी। एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कुल दूरी कितना कितना है, ये 8 है, ये 12 है और ये 18 है। तो 12, 8, 20 और 18, कुल दूरी 38 हो गई। अब समय ले लो, 8 किस चाल से गया है, 4 से, 12 किस चाल से गया है, 3 से, 18 किस चाल से गया है, 2 से। ओके, तो कुल दूरी 38 है आपकी। यहाँ कितना आएगा, 2 + 4 + 9, 9 4 13, 2 15, 38 बटे 15, कितना 38 बटे 15, तो 15 दूनी 30, 80 आ गया, 15 × 5 = 75, 2.53 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस से। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये भी मैं आपको एश्योर कर दूं। हमारा प्रयास तभी फलीभूत होगा जब आप भी कंधे से कंधा मिला के चलिएगा। एक शांत जल में नाव 30 km/h की स्पीड से जाती है, धारा की चाल 2 km/h है, नाव को धारा के विपरीत दिशा में, अ बोट कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h इन स्टिल वाटर इफ द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम इज 20 km/h। मतलब कि धारा के विपरीत जो चाल हो जाएगी वो 30 - 2, इट मीन्स 30 - 2 का मतलब 28 रहेगी। दूरी कितना है, 56। तो आपका समय कितना लगने वाला है, 2 घंटा लगने वाला दोस्तों। कितना लगने वाला है, 2 घंटा आपका समय लगने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर 550 मीटर और 650 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेनें क्रमशः 68, 40 की चाल से विपरीत आ रही, मतलब चाल हो जाएगी 68 + 40। 68 + 40 का मतलब 108 गुणे 5/18 करेंगे, 18 छक्का 108। अब आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब देखो दूरी कितना हो गई, 550, 650, तो 5 6 11 1 12, 1200 टोटल मीटर में दूरी हो गई और चाल 30 है। 40 सेकेंड लगेगा दोस्तों। कितना सेकेंड लगेगा, 40 सेकेंड। रीता एक काम को 14 दिन में कर सकती है। रीता एक काम को 14 दिन में कर सकती, गीता उसी काम को 21 दिन में कर सकती है। आप काम का इनका एलसीएम कितना हो गया, 42। तो 14 × 42, 21 दूनी 42, दोनों मिलकर 42/5 का मतलब 5 × 8 = 40 और 5 चौक 20, 8.4। क्या किया आपने, 14 और 21 का एलसीएम लिया, कितना हो गया, 42। अब आपने 42 को 14 से भाग किया, 3 आया, यहाँ 21 से डिवाइड किया, 2 आया। टोटल काम 42 यूनिट है। ये एक दिन में 5 यूनिट करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपके साथ सबसे बड़ी समस्या कहाँ पढ़ें, किससे पढ़ें, कैसे पढ़ें, फिर किताबें आ जाती हैं। कौन सी किताबें पढ़ें, तो एमकेसी पब्लिकेशन की जो किताबें हैं, सबसे खास बात
कि बहुत कम पेजेस में लिखी गई हैं। आपको भी पता है कि आप बहुत मोटी तगड़ी किताब देख के वैसे आधा आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। और ये किताबें अपने अपने सब्जेक्ट की बाइबिल है दोस्तों। इन किताबों को जिस तरीके से कंपाइल किया गया, सारी किताबों का निचोड़ है ये किताबें। और ख़ास बात इस समय 25% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है दशहरा और दिवाली के कारण। तो आप इन किताबों को घर बैठे मंगा सकते हैं। हम बिना कोई डिलीवरी चार्ज ले आपके घर तक पहुंचा रहे हैं किताबें, क्योंकि हम चाहते हैं आप सफल हो जाएं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, दो शंकुओं का आयतन 3 संबंधित 3:2 के रेशियो में है। उनकी त्रिज्याएं 3:2। देखिए आपको पता होना चाहिए V1/V2 ये होता है R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। बस इतना ही जानना है। ये दिया है रेशियो 3/2 का। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर कर लें। R1/R2 9 और 16 हो जाएगा और गुणे H1/H2, सही ना। तो कितना आ जाएगा, 3 × 9 और 2 × 8 16। ये पलट जाएगा 8/3 आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या है, 8/3, ये सही आंसर है। एक पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो 40/140 आउट ऑफ 100, क्योंकि अगर पहले वृद्धि दे चुका है तो बाद में कमी पूछेगा, और कम का मतलब नीचे ज़्यादा होता है। ये रूल ऑफ फ्रैक्शन है, कम का मतलब नीचे ज़्यादा होता है दोस्तों। तो यहाँ से 20 दूनी 40, 20 सत्ते, तो 200/7 को कौन नहीं जानता कि 28 सही। 28 सही 4 ये हो गया आपका 28.6। काम खत्म, अगले सवाल पे चलते हैं। श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर 15% किराए पर का मतलब हो गया 15% का मतलब कितना हो गया, 5% का मतलब 1/20, तो 3/20। 3/20 पार्ट एक जगह खर्च किया। 75% का मतलब 3/4 खर्च किया। अब उनके पास 1700 बचा दोस्त, कितना बचा, 1700 बचा। अब देखो इनकम ज़्यादा रही होगी तो क्या करेंगे, 20 बटे दोनों का डिफरेंस 17 गुणे 4 बटे दोनों का डिफरेंस 1। 17 से 17 कैंसिल हो गया। 20 चौक 80 मतलब कितना शर्मा जी कमाते थे, 8000 रुपया। ये सब वो तरीके हैं जो हम लोग प्रॉपर क्लास में सिखाते हैं आपको। बिल्कुल कोई सवाल टाइम लेने वाला नहीं है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। ए को 42%। इन अ पंचायत इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी। कैंडिडेट ए गॉट 50। देखो अगर ए पा गया 42 तो ऑब्वियस सी बात है बी पाएगा 58। क्यों, क्योंकि टोटल वोट तो आपका 100% ही होता है। कितना होता है, 100%। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 16% का डिफरेंस है। 16% के कारण 8000 से जीत गया। 16/85, 1% की वैल्यू 500 आ गई। इसका मतलब 100% की वैल्यू 50,000 आएगी। जहाँ पर चुनाव हुआ वहाँ 50,000 वोट था। पंचायत चुनाव में 50,000 वोट। आप सोच रहे होंगे गांव था कि विधानसभा थी। दोस्तों देखिए, ऑफलाइन पढ़ लिया, ऑनलाइन पढ़ लिया, किताबें मंगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बिना टेस्ट दिए अभी भी आपकी तैयारी अधूरी है। तो इसका मतलब कि आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करें। 199 से स्टार्ट है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो आपको परफेक्शन की तरफ पहुंचाएगी। अब आपको समझ में आएगा कि आपका क्या होने वाला है, कहाँ कमियां रह गई हैं। तो आप ज्वाइन करें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और हम अपने बंदों को जो हमसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से भी जुड़े हुए हैं, हम उनको भी ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनके ऊपर भी निगाह रखते हैं कि कैसे क्या चल रहा है आपका। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, 4 + 2√3 और 6 - 3 मध्यानुपाती। आपको पता होना चाहिए ए और बी का मध्यानुपाती √AB होता है। क्या होता है, √AB। अब हो जाएगा √4 + 2√3 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 6 - 3√3 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो गुणा करो, 24 - 12√3, यहाँ पे कितना आएगा, +12√3 और माइनस कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 गुणे 3, सही है ना। इसकी कहानी लगा लो भैया, तो 12 कहानी 3 से 12 तक कहानी 3 खत्म।
ये 24 है वो 18 है, 24 और 18 का मतलब रूट में 6 आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर है। देखने में सवाल लंबयावह लग रहा था लेकिन कुछ नहीं था। अक्षय और विपुल की वार्षिक आय इस रेशियो में है, उनके व्यय का अनुपात 7 और 3 है। ऐसे प्रश्नों को लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए आय का रेशियो लिख दो, नीचे व्यय का रेशियो लिख दो और नीचे बचत भी लिख दो। क्रॉस क्रॉस गुणा कर लो, 3 तिहाई 9 लिख दो। डिफरेंस 7 दूनी 14 बराबर 8, 8 सते 56 और यहाँ डिफरेंस कितना हो जाए 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54। ये हजार में है, ये कितना है 1,80,000, लाख है भैया, हजार नहीं बल्कि लाख है। कितना है लाख है, लाख सही है। तो 9 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा 7, सॉरी 9 5 14 5, 9 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा 5, 5 बराबर ये कितना आएगा 2 लाख। 2 लाख का मतलब 200,000, तो 5 चौक 20, एक की वैल्यू आएगी 40,000, एक की वैल्यू कितना आ गई 40,000। अक्षय, अक्षय की इनकम कितना है 3, तो 4 तिहाई 12 कहीं वर्ष के अंत में बचत करता है। अक्षय की वार्षिक आय क्या होगी, 3 और 2 का रेशियो है, 7 और 3 का रेशियो है, ठीक है। 3 तिहाई 9, 7 दूनी 14, डिफरेंस कितना आ गया 9 और 14 का डिफरेंस आपका आया 5 और वहाँ कितना आया 8 सते 56, 18 तिहाई 54, तो 56 54 का डिफरेंस कितना आया 2, कितना आया 2, तो 5 का मतलब 5 चौक 20, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को देखता हूँ, घबराने वाली बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। इनकम का रेशियो 3x और ये 2x है और उनका व्यय कितना है, ठीक है। बचत है 1,80,000, 1,80,000, यहाँ भी बचत है 1,80,000, 80,000 बराबर कितना है 7 और 3 है, 3 तिहाई 9x माइनस 18 तिहाई 54, 5,40,000, ओहो 5,40,000, 5,60,000, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बराबर 7 दूनी 14x माइनस 18 सत्ते 126, ये गुणा गलत हो गया, गुणा 18 सत्ते एक जगह 18 एक जगह 8 लिख दिया था भैया, तभी तो मैं कह रहा हूँ। अब देखो फिर से वही बात देख लो, 3 2 7 3 18 18, 3 तिहाई 9, 7 दूनी 14 5, यहाँ पे 18 है। मैं फिर से 18 सत्ते 126 और डिफरेंस 18 तिहाई कितना 54, 18 सत्ते 126, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 46 और 26, 46 और 26 कितना हो जाएगा, अरे 6 में से 4 गया 2, यहाँ 12 में से 5 गया 7, 72, 7,20,000 हो जाएगा। तो इससे जब काटूंगा तो कितना आएगा, इससे काटूंगा तो 5 इक्का 5, 5 इक्का 5 का मतलब 5 चौक 20, 72, अब जीरो ले लो। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, इसकी आय का रेशियो कितना है 3:2, 3:2 और व्यय का रेशियो कितना है, व्यय का रेशियो 7:3 है, लिख दिया आपने। अब इसकी बचत भी लिख लो, 1,80,000 है ना, तो जीरो बाद में ही लगाएंगे, अभी आप इसको 18 ही लिखो, कितना लिखो 18, लेकिन जीरो लगा लेंगे हम लोग। तो 3 तिहाई 9, डिफरेंस कर दो 7 दूनी 14 बराबर 18 सत्ते 126, 126 के बाद कितना जीरो लगाना है आपको 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, डिफरेंस कर दो 18 तिहाई 54, कितना कर दिया आपने 54, सही है ओके। 1,26,000 से 54,000 आपको घटा देना, यहाँ 5 आ गया, 5 की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो आप क्या कर लो यहाँ से 54,000 घटा लो, तो यहाँ पे आ गया 6 में से 4 गया 2 और यहाँ कितना बचा 12, 12 में से 5 गया 7, मतलब ये 4 जीरो यहाँ लगा लो आप, कितना लगा लो 4 जीरो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे क्या कर लो 5 इक्का 5, कितना बचा 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, कितना 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यही ना, 3 जीरो आ गया। अब एक किया है कितना 3 यूनिट, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 एक 13, 3 इक्का 3 एक 4, 4 4
3 चौक 12 का ये 2 न होगा, 3 चौक 12 कितना होगा 2, 4,32,000। ये आपका करेक्ट आंसर है। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 2 में 3 की दर से रुपए, 2 में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीदा और 3 में 2 की दर से बेचा। वस्तु बराबर कर लो, वस्तु बराबर कर लो, क्रॉस गुणा करा दो। 4 रुपये आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 9 रुपये आ गया। 9 रुपये में 6 सामान बेचा और 4 रुपये में 6 सामान बेचा खरीदा। 5 का फ़ायदा 4 पे आउट ऑफ 100, तो 25 चौक का 100, 25 पंजे। मतलब जब ऐसा सवाल आए तो हम खरीदी गई और बेची गई वस्तुओं की संख्या को बराबर करते हैं एलसीएम के माध्यम से और प्रश्न हमको उत्तर देके निकल जाता है। अगला सवाल, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 केजी बढ़ जाता है। इट मीन्स कि कुल 28 केजी बढ़ जाता है। जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलो है 58 केजी निकालने के बाद भी 28 बढ़ जाता है, इसका मतलब जो आया है वो 86 केजी का है। भाई मैंने आपसे कहा कि आपकी जेब से मैं 58 निकाल रहा हूँ, इसके बावजूद भी 28 आपके जेब में बढ़ रहा है, तो कितना मिला रहा हूँगा 86। ये सब वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो हम लोग क्लास में बहुत इत्मीनान से डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला होगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मेरे आईसीजी के दोस्तों, आईसीजी जीडी। तो मैं हूं आपका आर विशाल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के वो 10 सवाल जो आपकी परीक्षा में हूबहू आने ही वाले हैं। कैसे पता सर आने वाले हैं? वास्तव में पता है आने वाले दोस्तों। आइए बिना देर किए हम लोग पहला कब सवाल देखते हैं। लाइन स्क्वायर आर्क क्या? तो देखो भैया, लाइन से स्क्वायर बनेगा, लाइन से स्क्वायर बनेगा तो आर्क से सर्किल बनेगा, आर्क से क्या बनेगा सर्किल बनेगा। पहले सवाल की वाट लग गई। 21, 26, 33। ये अब ऐसा सवाल जब भी है पहले डिफरेंस कितना बढ़ा 5, फिर कितना बढ़ा, यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस 5 है, यहाँ कितने का डिफरेंस है आपका 26, 7, फिर कितने का डिफरेंस है आपका 9, फिर कितने का है 11, मतलब 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा 66। एक बात 100% समझिए, आपके लिए पेपर वास्तव में बहुत इजी आने वाला होता है, आता ही है। टाइम का बड़ा मसला होता है, इसलिए आप बिल्कुल ना सोचें कि पेपर कैसा आएगा, बहुत इजी आएगा दोस्तों। जो भी हमारे दोस्त एयरफोर्स नेवी आईसीजी की तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी कहीं और भटकने से अच्छा है कि आप उस संस्थान से जुड़ें जिसका पिछले 16 सालों से यही रिकॉर्ड रहा है सिलेक्शन देने का। कोई ऐसा डिपार्टमेंट डिफेंस में नहीं है जहां पर एमकेसी का बंदा ना हो, बल्कि हर तीसरा चौथा बच्चा आपको एमकेसी का मिलता है दोस्तों। तो आप 9696330033 पे कॉल करें, अपना एडमिशन को लेकर सारी जानकारी ले आए, हम लोग मिल करके एक नया कारवा बनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, ऑनेस्ट चीट। तो डायरेक्शन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर, नहीं सेम मैनर होना चाहिए। अच्छा, अलाइक इन सम मैनर एंड द 4th वन इज डिफरेंट। मतलब ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। तो जैसे ऑनेस्ट का चीट उल्टा है, गुड का नाइस सेम है, क्या है आपका एक्स्ट्रावेगेंट थ्रिफ्टी उल्टा ही है इसका, और ये आपका सेल्डम ऑफेन। तो गुड का नाइस ये उल्टा नहीं है, सेम सेम है। बाकी में सब एंटोनिम्स लिखे गए हैं, केवल बी ऑप्शन में आपको सिनोनिम्स मिल रहा है, इसलिए ये अलग नहीं हो पा रहा है। कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट द करेक्ट मैथमेटिकल सिंबल्स इन प्लेस ऑफ स्टार इन द फॉलोइंग। अच्छा, तो क्या कह रहा है कि कौन सा सही आएगा। चलो पहले ही देखते हैं। तो 16 को भाग करो 4 से, फिर अगला क्या है माइनस करो 5, फिर बराबर क्या है 14, और बराबर के बाद क्या है एक साइन, भाग किया फिर 4 लिखा, -5 माने बराबर के बाद क्या आ गया 14 गुणे 6, 14 गुणे 6 ये कभी हो ही नहीं सकता, ये नहीं है। अब अगला साइन मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। चलो देखो, 16 को 4 से भाग करो और फिर गुणा करो,
गुणा करो किससे, 5 से, फिर बराबर 14 + 6 आ जाए। तो यहाँ 16 में 4 से भाग करोगे 4 आएगा, 4 में 5 से गुणा करोगे 20 ही आ जाएगा। यही वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। देखो इसमें कभी ऐसा होगा कि तुम 3 बार ट्राई करोगे, चौथी बार तो फिर ट्राई करना नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है दोस्तों, हमसे भी करोगे, हमसे भी बोलोगे, तो इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता, आप रख के ही चेक करते हैं। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है कभी कभी। अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भी आपके लिए मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ, MKC का कोई सानी नहीं दोस्तों। तो आप ऑनलाइन हमसे जुड़ें, हम उतनी ही निष्ठा के साथ आपसे ऑनलाइन भी जुड़ते हैं, उतने ही आपके लिए काम करते हैं ऑनलाइन भी, और आपको सेलेक्ट कराते हैं। हमारे नंबर्स 9696330033 पे कॉल करके अपनी सारी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं, सब सारी क्वेरी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ मिरर इमेज है, हमने आपसे कहा मिरर इमेज में जो जैसे ऐसे घूम जाता है सीधे, तो ये आपका प्लस, आपका मतलब पहला वाला साइन जो है एक जगह इधर आएगा, एक जगह इधर आएगा। तो देखो 2 यहाँ तो है नहीं, यहाँ है नहीं, 2 जगह आ गया। तो इसके बाद पहली इधर वाली लाइन में 3 हो जाएंगे, 3 3 2 रहेगा, बस यही सही है। यहाँ देखो 3 3 3 है जो आपका गलत हो जाएगा, निगाह पड़ने पे गलती से गलती मत कर दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि कौन सा कहाँ पर दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति चयन कर जो प्रश्न आकृति में नहीं थी। ये मतलब ये चीज़ कहाँ पर है, ये चीज़ हमको देखना है कहाँ पर है। यहाँ पर तो आ गया, यहाँ पर तो ये है, लेकिन यहाँ अगर हम इसके, हमको दोनों चाहिए, ये वाला भी चाहिए पंजाबी और ये वाला भी चाहिए, तो दोनों कहाँ मिल रहा है, दोनों कहाँ मिल रहा है, दोनों कहाँ मिल रहा है अगर, तो फिर ये आपके लिए ये सवाल, इसका फिगर जो है कुछ अस्पष्ट तरीके से हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो यहाँ मिल जा रहा है, ये भी यहाँ मिल जा रहा है, ठीक है। तो फिर आप ए लगाओ, आगे बढ़ जाओ, और कोई रास्ता बन नहीं रहा है आपके पास। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या पढ़ें, किस किताब से पढ़ें। तो इसके लिए MKC बुक्स का भी सॉल्यूशन ले आए। MKC पब्लिकेशन किताबें आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। सारी किताबों की एक जगह कवर कर दिया गया, हमने मगअप कर दिया सारी किताबों को। और इस समय दिवाली दशहरे के चक्कर में 25% का डिस्काउंट, साथ ही साथ फ्री, बिना फिर डिलीवरी चार्ज के घर तक पहुँचा रहे हैं। तो आप कहीं परेशान ना हो, कोई और किताब पढ़ने से अच्छा है आप एक किताब पढ़ें जो आपको सेलेक्ट करा दे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये डाइस की 4 कंडीशन दी गई है, डाइस की 4 कंडीशन दी गई है 4 के विपरीत। तो हम ये 2 डाइस को पकड़ लेते हैं। इन 2 डाइस में देखिए 5 6 और 5 6, जब 2 सरफेस कॉमन आ जाती हैं तो जो सरफेस बाकी होती हैं वही एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। तो 4 के आगे मतलब अपोजिट कौन आएगा, 1 आ जाएगा। 4 के अपोजिट कौन आएगा, 1। यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23 है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या करते हैं, 23:60 से हम घटाते हैं, 23:60 से हम घटा लेते हैं। जो समय दिखाई दे रहा होता है तो हमको पता चल जाता है कि रियल में समय कौन सा था। तो 11:37 वो करेक्ट समय था जो दर्पण में दिखाई दे रहा था। दर्पण में कितना दिखाई दे रहा था, 12:37। अब देखिए 12:23 दिखाई दे रहा था। अब देखिए फिर वही बात, ऑफलाइन किया, ऑनलाइन पढ़ाई किया, किताबें पढ़ ली, लेकिन बिना टेस्ट दिए क्या सिलेक्शन हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि परफेक्शन तो टेस्ट से आएगा। तो आप हमसे जुड़ें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज MKC टेस्ट प्रेप आप ऐप डाउनलोड करें। 199 से हम लोग टेस्ट स्टार्ट कराते हैं दोस्तों। टेस्ट में भी हम आपके साथ उतनी ही निष्ठा से के साथ जुड़े रहते हैं और आपके ऊपर बारीकी से नज़र रखते हुए देखते रहते हैं कहाँ आप कमज़ोर या मजबूत हो रहे हैं। पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं अपने टेस्ट के बच्चों का। आइए देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है pointing to a man in a photographs, a woman says he is the father-in-law of the wife, only paternal grandson of my own father-in-law. How is woman related to man? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती कि वह मेरे खुद के ससुर, वह मेरे खुद के ससुर। ये जो महिला है ना, इस महिला के हस्बैंड का जो बाप है वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते की पत्नी, मेरे खुद के ससुर के
इकलौते पोते, इकलौता पोता मतलब इसी का बेटा कि उसके बेटे की पत्नी के ससुर हैं, कि पत्नी के ससुर हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते कहती है वो मेरे खुद के ससुर कौन होगा? ससुर मतलब कि बाप का, पति का बाप, खुद के ससुर के इकलौता पोता, तो इकलौता पोता इसी का बेटा होगा, की पत्नी इसकी बहू का ससुर, इसकी बहू का ससुर इसका पति है भैया, इसकी बहू का ससुर क्या है? इसका पति है। बड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिया था। इसकी बहू का पति क्या? इसके बहू का ससुर इसका क्या होगा? पति तो होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। बहुत ज़्यादा संख्याएं दे दिया है घचड़ पचड़। तो अगर हम देखें तो 14 में से 14 4, 14 चौका 56, ठीक है, 14 चौका 56, 12 त्याई 36, हाँ पकड़ में आ गया 20 भैया, सही है ना? कहाँ है? 20 दहा में 200 और माइनस कितना 160 करूँगा तब 40 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 8 भरना पड़ेगा, है कहीं 8 भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहे आपके लिए रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। ये भी आपके लिए यूज़फुल, बहुत यूज़फुल हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मॉडल पेपर आपके लिए उपयोगी भी होगा, साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। यूँ ही मिलते रहेंगे दोस्तों मॉडल पेपर के ज़रिए, और चाहता हूँ कि ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में भी मिले, जहाँ हमारा आपका इंटरेक्शन हो, जहाँ हम आपको तैयार करें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद एवरीवन। दिसंबर में कंडक्ट होने वाले आईसीजी के एग्ज़ाम जीडी या डीबी में आने वाला जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन होता है 15 क्वेश्चंस, एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, मैं आपको बताऊं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें इंग्लिश बहुत नॉर्मल आती है, चाहे आप एयरफोर्स ले लीजिए, चाहे आप नेवी ले लीजिए। इन दोनों के कंपेरेटिवली आईसीजी में चाहे आपका जीडी हो चाहे आपका डीबी हो, इंग्लिश 15 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। तो चलिए किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, उन्हीं का एक ज़बरदस्त मॉडल पेपर लेकर आया हूं आपके लिए कि दिसंबर के एग्ज़ाम के पहले इन सारे मॉडल पेपर्स को आप वॉच करके जाइएगा। ईश्वर ने चाहा तो इसी में से आपको कई क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर आपके आईसीजी जीडी हो चाहे आपका डीबी हो, इंग्लिश का पेपर सेम होता है, एक ही पेपर होता है। चलिए भाई चलिए ये पूछा गया कि साइनो, जैसा कि आपको पता होगा कि 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस ओनली, 15 क्वेश्चन, उसमें से 5 बेसिकली आपका हो सकता है वो कैब का, थोड़ा कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। जितने पैटर्न हैं मैं सब लेकर आया हूँ। क्लैंडेस्टाइन का पूछ रहा है साइनो क्या होगा, क्लैंडेस्टाइन का साइनो पूछ रहा है। सिमिलर मीनिंग कन्वे करने वाला आउट ऑफ 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड है? तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है, क्लैंडेस्टाइन होता है गुप्त, गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल। क्लैंडेस्टाइन होता है गोपनीय, गुप्त, आंसर हो जाएगा सीक्रेट। इसका साइनो बन गया। यूजफुल मतलब होता है लाभदायक, डेंजरस होता है खतरनाक, फैमिली में होता है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन एकदम। अगला ये जैनित का पूछ रहा है एंटो। जैनित मतलब होता है उच्चतम बिंदु, पराकाष्ठा, टॉप, अपेक्स, सबसे उच्चतम बिंदु ना, क्लाइमेक्स जिसको बोलते हैं। तो क्लाइमेक्स का हो जाएगा सबसे निम्नतम बिंदु, तो इसका हो जाएगा आपका बॉटम। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आर आंसर। अपेक्स तो इसका साइनो बन गया। शैलो, लो, शैलो मतलब जहां पर गहराई कम हो, लो मतलब कि नीचे, आंसर हो गया आपका ए। अगला क्वेश्चन देखें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक भाई। अब इसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, इसके लिए पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आपको इन चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक सिंगल वर्ड फॉर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वह व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, हमेशा अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एक शब्द बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी, सैंग्विन,
होपफुल, ये तो हो गया इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पेसिमिस्ट जो हमेशा निगेटिव सोचता है। निराशावादी साइकोफैंटल होता है चापलूस फ्लैटरर। सिनिक मतलब होता है मानवद्वेषी, मानव से नफरत करने वाला, मानव की कमियां निकालने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आपका ईडियम है टू बीट अबाउट द बुश, मतलब होता है बहुत घुमा फिरा करके बात करना, एकदम टू द पॉइंट बात ना करना, बहुत घुमा फिरा करके तब खास बात बहुत देर में बोलना, मतलब नॉट टू कम टू द पॉइंट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है हमारा ईडियम है हमारा भाई। अगला देखिए, फाइंड आउट मिस स्पेल्ड कह रहा है। मिस स्पेल्ड आपको फाइंड आउट करना है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। अच्छा भैया, एसेंशियल होता है आवश्यक, अति आवश्यक सही है। एम्यूनिशन होता है आपका गोला बारूद, ये भी सही है आपका। पोजीशन अधिकार होता है, ये भी सही है स्पेलिंग। परमिशन में PERMI, यहाँ डबल एस होता है बेटा, डबल एस, 2 टाइम्स एस होता है, यहाँ पर सिंगल एस के स्थान पे 2 टाइम्स एस हो जाएगा। यही स्पेलिंग गलत है, गलत को आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आपका आंसर बन गया। ऑप्शन डी आपका बन गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, इसमें पूछने वाली कोई बातें नहीं है, इसमें तो ना अब ज़्यादा बताना है ना पूछना है। आप आइए, आपको अगर आपको ICG का एग्ज़ाम देना है या आपको नेवी का या एयरफोर्स में X या Y का, तो आपके लिए बहुत सारे प्लेटफार्म यहाँ पर आपको अवेलेबल कराए गए हैं, जिसमें सबसे बेस्ट है आपका ऑफलाइन कोर्स, जिसकी फ़ीस मात्र 15,000 15,000 मात्र 6 महीने की। उसमें सो मैनी फैसिलिटीज़। उसके लिए आप अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं, बहुत दूर हैं, महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली से हैं आप, तो चलिए ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं हमारा कोर्स। कितने में है? ओनली इन 2,000 रुपीज़, केवल 2,000 रुपये में फैसिलिटीज। ये रिटर्न का जो भी कंटेंट, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल, दुनिया भर की देखिए फैसिलिटीज़, ओनली इन 2,000 रुपीज़। चलिए भाई नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव आता है आपके यहाँ, कभी 2 आता है ICG में, समटाइम्स 2 समटाइम्स 1, कभी 1 कभी 2 वाइस। ही सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, कुछ नहीं करना है, वर्ब फाइंड आउट करना है। किस टेंस का है? V2 है। V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव। वाजवर, तुरंत देखो वाजवर कितने में आया, वाजवर सब में आया है। अच्छा भाई, वी सा हर, मैंने उस लड़की को देखा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा बीच में वर्ब। ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा सब्जेक्ट यानी सी, और यहाँ पर V2 है तो सी वाज सीन, उसको देखा गया। सी वाज सीन कहाँ पर आया भाई? चलो सी वाज सीन 2 में आया है, मतलब 2 तो एलिमिनेट हो गए। सी वाज सीन, टेंस हमारा है पास्ट का इंडेफिनिट, और यहाँ इन्होंने एक बीइंग लगा दिया, ये गलती कर दिया। बीइंग होता है कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर। हैमलेट जो है, शेक्सपियर बहुत बड़े हमारे प्ले राइटर रहे हैं, नाटककार, उन्होंने लिखा हुआ है, तो वाज रिटन। अच्छा, वाज या वर्ग के साथ में V3, सेंटेंस ऑलरेडी आपका पैसिव में है, और बाई भी लगा है आपका, एक्टिव में करना है। सेंटेंस पैसिव में हो, वाज वर्ग के साथ में V3 हो, तो कुछ नहीं करना है, वाज वर्ग को रिमूव कर दीजिए। ये जो V3 है इसका V2 कर दीजिए, तो V3 यानी रिटर्न का V2 हो जाएगा रोट। रोट देखिए कहाँ पर आया है, केवल एक ही ऑप्शन में आया है रोट। ऑप्शन बी में यही आपका हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस। कभी एक्टिव से पैसिव, कभी पैसिव से एक्टिव चेंज करना होता है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस को रीड करें, सेंटेंस रेड में लिखा गया, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। इन्वर्टेड कामास के अंदर स्टेटमेंट लिखा होने का मतलब कि सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। इन्वर्टेड कामास के अंदर अगर प्लीज़ या काइंडली शब्द आया, प्लीज़ या काइंडली शब्द आया, दो में से कोई भी, प्लीज़ या काइंडली शब्द आया, तो तुरंत इसको रिप्लेस करेगा। ये आपका जो वर्ब है ये बन जाएगा रिक्वेस्टेड, ये बन जाएगा हमारा रिक्वेस्टेड बन जाएगा। इन्वर्टेड कामास के अंदर यूज़ किए गए काइंडली या प्लीज़ को हम इसका सेंस देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब
को रिक्वेस्टेड बदल के सबसे अच्छा तरीका। आप देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस में रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हुई है, यहाँ पर सेड है, नो चेंज, वांटेड, यहाँ पर आया है रिक्वेस्टेड, एक ही में रिक्वेस्टेड आया, कुछ पढ़ना नहीं है आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया। अगर आपको लर्न करना हो एनी कंसेप्ट सिस्टमेटिकली आपको पढ़ना हो, अच्छी तरीके से पढ़ना हो, द बेस्ट ऑप्शन इज ऑफलाइन क्लास। बहुत मजबूरी है तो उसका सब्स्टिट्यूट है ऐप का क्लास। दो में से एक अगर आप लेते हो तो फिर आप चीज़ों को सिस्टमेटिकली पढ़ पाओगे, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे आप। अब देखिए आ गया फिर इन द ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, द मोर यू लर्न, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे द अच्छा। किसी भी दो एक्शंस को जो पैरेलल डिक्रीज या इंक्रीज हो रहे हों उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। यानी पैरेलल डिक्रीज या इंक्रीज को अगर आपको एक्सप्रेस करना हो तो एक स्ट्रक्चर स्पेशल बनाया गया है जिसमें हम सेंटेंस के दो पार्ट करते हैं, टू पार्ट्स, और दोनों पार्ट की स्टार्टिंग होती है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से, और दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के पहले आता है आर्टिकल, द एक एक्सेप्शन है आपका। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री में, यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री आपका मोर है, केवल द मोर हो जाएगा। द मोर यू लर्न, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, द मोर यू अर्न, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आप कमाएंगे, मतलब सीखेंगे। यहाँ पर है कमाएंगे मतलब सीखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। MKC लर्निंग ऐप सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी ऑफिसर। ये स्टेटमेंट है हमारे आदरणीय ये जो डायरेक्टर साहब खड़े हुए हैं इन्हीं का, कि देश के हर गरीब बच्चे को फौजी बनाया जाए। उससे पैसा इसलिए लिया जाता है कि अगर आदमी जब पैसा नहीं देता है तो और भी नहीं पढ़ता है, तो मतलब उससे एक ऐसा चार्ज लिया जा रहा है कि जितने में लोग जाते हैं एक पैंट शर्ट या केवल एक पैंट खरीद कर लेकर चले आते हैं, उतने में आपको मतलब सो मैनी फैसिलिटीज़ आर गिवन टू यू। अब इसका भी फ़ायदा ना उठा पाएँ तो भैया फिर हम इससे ज़्यादा क्या कहें फिर। आई टेक एक्सरसाइज रेगुलरली इन माई चाइल्डहुड, किसी पास्ट की हैबिट को बताया जा रहा है। हैबिट ऑफ द पास्ट, पास्ट की आदत को बताने के लिए तीन स्ट्रक्चर का हम यूज कर सकते हैं। या तो जो एक्शन है उसके पहले मॉडल वर्ब वुड का प्रयोग कर दें, जो एक्शन है उसके पहले हम यूज टू का प्रयोग कर दें, जो एक्शन है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ कर दें यानी V2 फॉर्म में। अच्छा भैया, अपने चाइल्डहुड में मैं नियमित रूप से व्यायाम किया करता था, यहाँ पर उड दिया गया है तो उड के साथ में V1, ये भी पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करता है। उड के स्थान पर यूज टू होता तो वो भी सही हो जाता, और डायरेक्ट अगर हम कर दें कि आई टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म, तो वो भी सही हो जाता। आई टुक एक्सरसाइज, आई वुड टेक एक्सरसाइज, या आई यूज टू टेक एक्सरसाइज, तीनों स्ट्रक्चर आपके सही हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। इफ ही मी द मनी आई वुड हैव बॉट दैट कार, कंडीशनल सेंटेंस ऑफ द पास्ट हमेशा बताता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस इज पार्ट ऑफ टाइम एंड टेंस। कंडीशनल सेंटेंस जो है टाइम एंड टेंस का एक पार्ट है। तीन ही इसमें आपके रूल हैं तो और भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तीन ही हैं, और लगभग सारे एग्जामिनेशन में इसका अच्छा खासा इंटरफेरेंस है। इस बार पहले ही आपके इसमें एयरफोर्स में पहले ही दिन पहले शिफ्ट में आ गया था, मतलब लगभग पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछा जाता है। ये पास्ट की कंडीशन और रिजल्ट को बताने वाला कंडीशनल सेंटेंस जिसमें हम इफ़ के बाद में यूज़ करते हैं हैड प्लस V3। पास्ट की कंडीशन और रिजल्ट को बताने वाले कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन को बताने वाली जो वर्ब है जो इफ़ के बाद में आती है वो हैड प्लस V3 के साथ में आती है। लगा दूँ हैड प्लस V3। दूसरा में क्या रहेगा, वुड के साथ में हैव प्लस V3 रहेगा। इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो हमारे MKC के मेन चैनल पर अपलोड किया गया है कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से, उसको वॉच कर लीजिए। सारी समस्याएं कंडीशनल सेंटेंस की दूर हो जाएंगी। आप यहाँ जैसे कि एयरफोर्स में पूछता है भाई कि इस पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे में चेंज करो, नाउन को वर्ब बना दो, वर्ब को एडजेक्टिव बना दो, एडजेक्टिव को एडवर्ब। वैसे कभी कभी आपके ICG में भी पूछा गया है। चलो भाई, वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। चेंज दिस वर्ड
यानी काइंड को आपको बदलना है नाउन में। जो आगे काइंड दिया गया है, ये जो भी पार्ट ऑफ स्पीच हो, इसका नाउन क्या होगा, तो काइंडनेस लगा दो, काइंडनेस हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा नाउन। यानी कि ये काइंड आपका एडजेक्टिव है, इसका नाउन बनाना है। नाउन क्या हो गया, काइंडनेस। 25 मेगा डिस्काउंट पर आप हमारे यहाँ के पब्लिकेशन की किसी भी पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। ये दीपावली का बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र दिया गया है आपको, ठीक है। आप चाहें तो कोई भी एनी बुक ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ एनी कंपटीशन, वो चाहे एक्स का हो, वाई का हो, नेवी का हो, आईसीजी का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का, सारी चीज़ों की हमारे यहाँ जो पुस्तकें हैं, हमारा खुद का पब्लिकेशन है। आप चीप एंड बेस्ट हमारे यहाँ परचेज कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। देखिए, स्पॉटिंग एरर ग्रामर को पूछने का एक पैटर्न ये भी है। एक सेंटेंस को 3 सेक्शंस में कैटेगराइज कर दिया गया, ए बी सी उसका नाम दे दिया गया। तीनों सेक्शन में अगर कोई ग्रामर का एरर हो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर तीनों सेक्शन में कहीं कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा कि भैया कोई एरर नहीं, ऑप्शन डी। चलो भाई रीड करते हैं। आई वांटेड टू नो, मैं जानना चाहता था फ्रॉम हिम, उससे, इफ़ देयर वाज एनीथिंग विच आई कुड डू फॉर हिम। ये देखो यहाँ पर विच आया है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। और एक रूल मैं हमेशा बताता हूँ कि जब किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एनीथिंग आया हो, समथिंग आया हो, नथिंग आया हो, एवरीथिंग आया हो, तो यूज़ किया जाने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो केवल और केवल दैट होता है, और दूसरा कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ सकता है। विच रिप्लेस्ड बाई दैट। नो सूनर हमेशा बताता हूँ कि जब कोई सेंटेंस आपका किसी भी नेगेटिव सेंस रखने वाले एडवर्ब से स्टार्ट किया जाए तो उस सेंटेंस में हमेशा रूल ऑफ इन्वर्जन को अप्लाई किया जाता है। रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? पुटिंग हेल्पिंग वर्ब जस्ट बिफोर अ सब्जेक्ट इन एनी असर्टिव सेंटेंस इज कॉल्ड रूल ऑफ इन्वर्जन। किसी भी असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया जाना ही रूल ऑफ इन्वर्जन कहलाता है। नो सूनर क्या है हमारा? नो सूनर हमारा है एक एडवर्ब है जो कि निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। जब भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो, तुरंत देखिए सब्जेक्ट कहाँ आया है। जहाँ भी सब्जेक्ट इसके बाद में आया हो, इसके ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया जाए। ये हेल्पिंग वर्ब जो हैड है, ये आएगी आई से पहले, नो सूनर हो जाएगा, नो सूनर हैड आई हो जाएगा, पहले हैड आई बाद में आ जाएगा। यहाँ ए पार्ट में एरर है। द लास्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस समटाइम्स आपके यहाँ पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि पी क्यू आर एस आपके यहाँ का एक पार्ट है। तो इट माइट बी आस्क्ड एंड समटाइम्स इट माइट नॉट बी आस्क्ड। कभी कभी पूछा जा भी सकता है, कभी कभी पूछा नहीं भी जा सकता, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। देखें भाई होता क्या है ये। अच्छा, लार्ज, अरे ये तो बड़ा आसान है यार, एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग इन्होंने पॉइंट दे दिया है। अलार से हमारा ये सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। अब पी क्यू आर एस में से 1 के बाद में कौन आएगा? अच्छा, तो ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर, दिस वन इज अ फ्रेज, मतलब बड़ी संख्या में, इट मीन्स बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है भाई, तो इसका मतलब कि हमारा फर्स्ट से कनेक्ट होगा क्यू, क्यू कनेक्ट होगा। क्यू से देखिए कितने हैं, ये देखो क्यू से भैया केवल एक ऑप्शन दिया गया है, मीन्स ऑप्शन डी इज राइट हियर। ये भी आपके 15 क्वेश्चंस, आप इसको चाहे समझ लें आईसीजी जीडी का, चाहे समझ लें आईसीजी डीबी का, क्योंकि इंग्लिश का एक ही पेपर होता है, वो चाहे जीडी का हो चाहे डीबी का हो। तो ये रहे आपके ज़बरदस्त 15 क्वेश्चन के एकदम करेक्शन ज़बरदस्त। दिसंबर में होने वाला जो आपका आईसीजी का एग्ज़ाम है, हमारी सलाह है कि हमारे इस चैनल से जितने भी आपके मॉडल पेपर्स जा रहे हैं, एग्जामिनेशन के पहले एक बार वॉच जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए अगले मॉडल पेपर को फिर आकर लेकर आते हैं, फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद।
तो जय हिंद सारे के सारे एस्पिरेंट्स को, कैसे हैं सब? सभी योद्धा आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आई होप कि आप सब अच्छे ही रहे, क्योंकि आप सबके लिए इतनी अच्छी अच्छी सीरीज लेकर हम सब हाजिर हैं। एमकेसी आपके साथ हर कदम पर है बेटा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आईसीजी जीडी में आने वाले जनरल साइंस के क्वेश्चंस की समअप, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए जी शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस या विषाणु के कारण होता है? क्या वो इन्फ्लुएंजा है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है या हैजा है? अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरसेस? इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया या कॉलेरा? अब देखो बेटा, आपको मैं बताती चलती हूँ। आपको पहले मतलब कि जो नहीं है उन्हें कट करना है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। एक बचा इन्फ्लुएंजा, यानी कि सही उत्तर क्या है आपका? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप जाते हो ना, मतलब पीछे देखने के लिए, ऐसे मोटरों में लगा होता है व्हीकल में, रियर व्यू देखने के लिए, है ना। कौन सा मिरर यूज होता है? तो दैट विल बी योर कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जरा अपने एग्जाम से रिलेटेड एमकेसी आपके लिए क्या कर रहा है जरा देखिए, और आपको सही प्लेटफॉर्म की जो आवश्यकता है वो पूरी करने के लिए एमकेसी ने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज को डिज़ाइन किया है। तो आज ही कॉल करें, सबसे अच्छा और आप जानते हो सबसे सस्ता भी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्राइसेस ड्रॉप कर दिए हैं अपने कोर्सेज के लिए। आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रिटन, ग्रुप डिस्कशन, स्टडी मटेरियल, फिजिकल, मेडिकल, एवरीथिंग अवेलेबल है। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन कॉमन सेटअप आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जरूर ज्वाइन करें अपने एग्जाम की श्योर सिलेक्शन के लिए। किसी पिंड का अधिकतम भाग होता है, द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बॉडी विल बी, कहाँ होगा? निर्वात के अंदर होता है, वैक्यूम में, जल में भी नहीं, वायु में भी नहीं, हाइड्रोजन में भी नहीं, निर्वात में, यानी कि इन वैक्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है? इन्वायरमेंटल प्रेशर को अगर आप मेजर करते हो तो कौन से यंत्र का उपयोग करके करते हो? तो दैट विल बी योर बैरोमीटर। कौन होगा? बैरोमीटर की सहायता से आप क्या करते हो? वायुमंडलीय दाब को मापते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, जरूर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? दैट इज मीथेन। दैट इज मीथेन। CH4 से दिखाते हैं उसको। ठीक है, ये क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक होता है। तो अब देखो बेटा, अगर आप कोई गरीब का बच्चा है, कोई बाहर बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल समस्या है इस चीज़ की कि किस तरीके से मैं तैयारी कर पाऊंगा ऑफलाइन, अगर तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, क्योंकि ऑनलाइन भी एमकेसी ने बिल्कुल ऑफलाइन सी ही सुविधा आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें फॉलोइंग कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और आज ही कॉल करें इस बेहतरीन सुविधा को लाभ उठाने के लिए। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से हम आपके लिए बेटा रेडी है। तो ज़रूर आइए अपने एग्जाम को क्लियर करने की मकसद से। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? क्या वो ऑक्सीजन है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या वो एसिटिलीन है? क्या वो नाइट्रोजन है? तो दैट विल बी नाइट्रोजन। दैट विल बी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? भैया हाइड्रोजन के 3 होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कितने हुए? 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। ऐसे लिखते हो ना, हाइड्रोजन 3 जगह हाइड्रोजन लिखो, इनका सबका क्रमांक सेम होगा, लेकिन इसका 1, इसका 2, इसका 3, है ना। इस तरीके से हम इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? Cu, Mg, Zn या Fe? भैया Fe होता है, आयरन, है ना। आयरन तो होता है,
देखो जब आप हीमोग्लोबिन का संगठन देखते हो बेटा, तो वो ऐसे होता है, हीमोग्लोबिन, है ना, ऐसे लिखा रहता है। हीम माने होता है बेटा आयरन, लोहा। ग्लोबिन माने होता है प्रोटीन, ठीक है। तो आयरन में Fe आयन होते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस की अगर आप सीरीज चाहते हो, अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे शब्दों में कितनी बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है मेजर कर्सिव पब्लिकेशन की बुक्स के अंदर, तो आज ही घर बैठे ऑर्डर करें इन बुक्स को और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को आप कीजिए, ठीक है। अब तो 25% हमने डिस्काउंट इस पे किया है, सिक्योर डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी है, और क्या ही चाहिए। तो ज़रूर इसको मंगाएं, भटके नहीं बेटा और सही स्थान को चुनें। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने, रॉबर्ट कोच ने, जॉन डाल्टन ने या रॉबर्ट हुक ने? बिल्कुल फंक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। इनका नाम था फंक, इन्होंने क्या किया था? विटामिन की खोज की थी। तो चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा, पेप्सिन क्या है? हार्मोन, विटामिन, एंजाइम या पोषक तत्व? एक एंजाइम है बेटा पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है और करता क्या है? ये प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। तो हमें लगता है अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे ही किसी बेहतरीन सीरीज में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट और जय हिंद। जय हिंद बच्चे, वेलकम टू द मेरे कल्चर क्लासेस। स्वागत है आपका। आप सभी जानते हैं कि ICG GD में मॉडल पेपर हम लोग तैयार कर रहे हैं आपके लिए और प्रेजेंट भी कर रहे हैं। उसमें जीके का सेक्शन जो हमारा सेक्शन माना जाता है, उसमें 5 सवाल आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको उन 5 सवाल जो बेहतरीन तरीके से हमने चुने हैं उनके लिए आपको तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं, और आप देखते रहिए। हड़प्पा वासियों की सामाजिक संरचना थी, यानी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज क्या था? माता की ज़्यादा चलती थी, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि मैट्रियार्कल सोसाइटी था, यानी समाज मातृसत्तात्मक था। कैसा समाज था? मैट्रियार्कल सोसाइटी था। हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? मैट्रियार्कल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किन शिलालेखों में मिलता है? तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? आपको पता है कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 BC में लड़ा गया, ठीक है। यानी अशोक के राज्यारोहण के, अशोक का जो कोरोनेशन सेरेमनी हुआ था, राज्यारोहण हुआ था, उसके 8 साल बाद लड़ा गया। इसकी सूचना मिलती है हमें स्टोन एडिक्ट, यानी जो शिलालेख 13वां है, 13वें शिलालेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? 30th, ओके, 13 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले ये है, आपको फ्री डिलीवरी मिल सकती है हमारी बुक्स की, वो भी 25% डिस्काउंट में। तो MKC पब्लिकेशन की जो भी विषय की आप चाहिए, जिस भी एग्जामिनेशन की चाहिए, सारी की सारी अवेलेबल हैं। बिना किसी देरी की आज ही आप लॉगिन करें, वेबसाइट पर विजिट करें और किताबों को ऑर्डर करके आप हमें भविष्य को संभालें। अगला क्वेश्चन देखें, लॉर्ड मैकाले किस संबंधित था? तो आपको पता है लॉर्ड मैकाले की वजह से भारत में अंग्रेजी सिस्टम आता है एजुकेशन का, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसे? इंग्लिश सिस्टम से है, इंग्लिश एजुकेशन से है, और किसी से नहीं। जो भी ऑप्शन में दिख रहा है वो सब गलत है, ठीक। अगला सवाल देखें हम, व्हेन वाज द बॉम्ब फॉल अपॉन हिरोशिमा? हिरोशिमा पर कब बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी। तो 6 अगस्त यानी कि 6 अगस्त ऑफ 1945, कौन सा होगा? 6 अगस्त ऑफ 1945, ये हिरोशिमा वाला है। अगर नागासाकी पूछा हुआ होता तो 9 अगस्त होता, ठीक। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बात और, आप हमसे जुड़ें, ऑनलाइन तरीके से जुड़ सकते हैं, वो भी ऑनलाइन तरीके से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको नोट्स, PDF, रिकॉर्डेड लेक्चर, ओपन सेशन, डेली प्रैक्टिस है, डाउट काउंटर, सब कुछ मिल सकता है। और यदि आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हमारा जो नंबर है, नंबर नोट कर सकते हैं आप। जो हमारा नंबर है वो क्या है? 9696330033, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इज नोन एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, यानी भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक। तो ये था हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक जीके का मॉडल पेपर 5 क्वेश्चंस का। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।